नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा पांडे। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जोशीमठ में जमीन धंसने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से फोन पर ली पुनर्वास और सुरक्षा कार्यों की जानकारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य आज करेंगे जोशीमठ का दौरा। इंदौर में आज प्रवासी भारतीय सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रवासी स्वतंत्रता सेनानियों की वीर गाथा पर पहली बार डिजिटल प्रवासी भारतीय दिवस प्रदर्शनी का भी शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। काशी से असम के डिब्रूगढ़ के लिए निकल रहे गंगा विलास जलायन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को दिखाएंगे वर्चुअली हरी झंडी। जलायन के आज वाराणसी आने की है संभावना। और घने कोहरे की गिरफ्त में पूरा उत्तर भारत। मौसम विभाग ने 10 जनवरी तक प्रदेश भर में शीतलहर की दी चेतावनी। लखनऊ में 8वीं कक्षा तक के सभी बोर्ड के विद्यार्थियों की 14 जनवरी तक रहेगी छुट्टी। और अब खबरें विस्तार से। जोशीमठ के हालात को लेकर देहरादून से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को फोन करके हालात का जायजा लिया और पुनर्वास के कामों को तेज गति से करने के निर्देश दिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव ने उच्च स्तरीय बैठक करके केंद्र की ओर से राज्य सरकार को हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं। इस बीच केंद्र और राज्य सरकार विशेषज्ञों की सलाह पर तत्कालिक और दीर्घकालिक उपायों पर तेजी से काम कर रही है। उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में भूस्खलन के बाद बचाव अभियान जोरों पर है। जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया है कि 561 इमारतों में दरारें देखने के बाद 38 परिवारों को दूसरी जगहों पर भेज दिया गया है। प्रभावित लोगों को रैन बसेरों में भेजा गया है और लोगों की सुरक्षा और पुनर्वास के हर कदम उठाए जा रहे हैं। जोशीमठ में आए इस अप्रत्याशित संकट के बारे में पीएम मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर प्रभावित नगरवासियों की सुरक्षा और पुनर्वास हेतु उठाए गए कदमों और समस्याओं के समाधान की कार्य योजना की प्रगति की जानकारी ली। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूरभाष पर मुझसे काफी डिटेल में सारी जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से वहां पर पानी निकल रहा है, लोगों के विस्थापन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों में कैसे लोग रह रहे हैं, आगे कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है, उस सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है, विश्वास दिया है। वहीं दूसरी ओर जोशीमठ भूधसाव पर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने प्रधानमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें कैबिनेट सचिव और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में संकट के तात्कालिक और दीर्घकालिक समाधान के उपायों पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार और विशेषज्ञों की टीम लगातार राज्य सरकार की मदद में लगी है। एनडीआरएफ की एक और एसडीआरएफ की 4 टीमें जोशीमठ पहुंच चुकी हैं। स्थिति का जायजा लेने के लिए सचिव सीमा प्रबंधन और एमडीएमए के सदस्य सोमवार को जोशीमठ का दौरा करेंगे। विशेषज्ञों का एक दल जोशीमठ की स्थिति का आकलन कर अपनी अनुशंसा देगा, जिसमें एमडीएमए के सदस्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, आईआईटी रुड़की, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, सीबीआरआई और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके अलावा जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि उत्तराखंड के जोशीमठ क्षेत्र में भूमि धंसने और उसके प्रभाव के शीघ्र अध्ययन के लिए एक समिति गठित की जा चुकी है। कमेटी रिहायशी बस्तियों, भवनों, राजमार्गों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा से संबंधित त्वरित अध्ययन करेगी। भूमि धंसाव के कारणों और उसके प्रभाव की जांच कर वो 3 दिनों के भीतर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को रिपोर्ट सौंपेगी। समिति में पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इससे पहले शनिवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ पहुंचकर जमीन धंसने से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पुष्कर सिंह धामी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा भी की। जमीन धंसने के कारणों की पड़ताल के लिए 8 सदस्यों का विशेषज्ञ दल पिछले 3 दिनों से जोशीमठ में है। जोशीमठ में आपदा नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है।
संकट से प्रभावित लोगों को खतरे वाली जगहों से सुरक्षित निकाला जा चुका है और राज्य सरकार ने पुनर्वास केंद्र भी बनाया है। जो भी व्यक्ति अभी इन असुरक्षित क्षेत्रों में अभी शेष हैं, तो उनकी सामान की शिफ्टिंग के लिए जैसे प्रत्येक सेक्टर में सेक्टर ऑफिसर नामित किए गए हैं। उनके साथ एसडीआरएफ की टीम है और साथ में हमने नगर पालिका और राजस्व विभाग से भी स्टाफ हमने अटैच किया है। तो पूरा सामान की शिफ्टिंग ताकि तत्काल रूप से और जल्दी से जल्दी हो, तो सामान शिफ्टिंग में भी हम संपूर्ण सहयोग कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन प्रभावित नागरिकों के पुनर्वास के लिए त्वरित रूप से लगा हुआ है। विस्थापित परिवारों की हर संभव मदद की जा रही है और उन्हें सूखा राशन और मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। कल से इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। कल युवा प्रवासी दिवस का आगाज, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। राष्ट्रपति इस सम्मेलन के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। इस बार की थीम प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए भरोसेमंद भागीदार रखी गई है, जिसमें 70 देशों के 3,500 से अधिक प्रवासी भारतीय शामिल हो रहे हैं। 3 दिवसीय 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का इंदौर में आगाज हुआ। सम्मेलन 10 जनवरी तक चलेगा। आज युवा प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की सांसद जेनेटा मैस्केरनहास अतिथि रहीं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में नवाचार और नई प्रौद्योगिकी में प्रवासी युवाओं की भूमिका विषय पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने भारतीय मूल के प्रतिभाशाली लोगों की टेक पावर हाउस में अहम भूमिका की सराहना की। उन्होंने प्रवासी युवाओं से भारत में नवाचार और निवेश की अपील की। The Indian diaspora is hardworking and are go-getters in their fields. Your spirit is unparalleled and unflinching. Your achievements are tale of triumphs against the odds in a foreign land. Indian origin people have displayed pragmatism, determination to prove their worth and found solution to some of the most pressing problems on the planet. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर गुयाना सहकारी गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि और सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशेष अतिथि होंगे। वहीं एक स्मारक डाक टिकट सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं जारी किया जाएगा। वहीं आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान पर पहली बार एक डिजिटल प्रवासी भारतीय दिवस प्रदर्शनी का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, जबकि मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी और प्रवासी भारतीयों को सम्मानित भी करेंगी। कोविड महामारी के कारण देश में 4 साल बाद प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का मुख्य विषय है भारतवंशी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। पहले दिन आयोजित सत्र को विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ऑस्ट्रेलिया की सांसद जेनेटा मैस्केरनहास ने भी संबोधित किया। वहीं विदेश मंत्री ने मलेशिया सरकार के मानव संसाधन मंत्री शिव कुमार वरराजू नायडू के साथ द्विपक्षीय बैठक की। साथ ही सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के साथ भी एक द्विपक्षीय बैठक की। प्रवासी भारतीयों का मातृभूमि से अटूट संबंध को विदेश मंत्री ने अद्वितीय बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीते 8 साल में हुए बदलाव में प्रवासियों की भूमिका अहम रही है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ते भारतीय दबदबे को सराहा। Last few years, we've also seen a lot of changes which have brought the Indian diaspora closer to India. On our part, we also tried to be as helpful as we could, especially to the countries where there was Indian origin community. There were a particular focus of whatever we could do. जब मैं नवाचार की बात करता हूं तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एडोब, IBM, मास्टरकार्ड जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऑफिस में अगर आप देखेंगे तो केवल भारतीय ही भारतीय नजर आएंगे। ये भारतीय मेधा और विश्वसनीयता है कि इन कंपनियों के डेवलपमेंट लैब से लेकर बोर्ड रूम तक भारतीय आसीन है। आज साल 2021 में प्रवासी भारतीय दिवस वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया था। ऐसे में देखा जाए तो ये सम्मेलन लगभग 4 साल बाद हो रहा है।
जिसे लेकर प्रवासियों में खासा उत्साह है। विश्व भर में बैठे हुए हिंदुस्तानियों से संपर्क साधा है पिछले 6-7 सालों में, वो अविस्मरणीय है। हम नो इंडिया प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पर आए हैं, जिससे हम यूथ को बताते हैं कि आपके एंसेस्टर्स कहाँ के थे, इंडिया कैसा है। पीपीटी आई थिंक मुझे हर साल होना चाहिए। हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन साल 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। साल 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई और हर 2 साल बाद इसे मनाया जाता है। नदी जलमार्ग पर सबसे लंबी यात्रा पर काशी से असम के डिब्रूगढ़ के लिए निकल रहे गंगा विलास जलयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। जलयान के आज वाराणसी आने की संभावना है। ये देर रात तक गाजीपुर की सीमा में रहा। ये क्रूज स्विट्जरलैंड के 32 सैलानियों को लेकर 22 दिसंबर को कोलकाता से रवाना हुआ था। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार होते हुए क्रूज ने बीते शुक्रवार उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश किया था। शनिवार की देर शाम ये क्रूज गाजीपुर में रजागंज चौकी क्षेत्र के हमीद सेतु के पास पहुंचा तो जिले के आला अधिकारियों ने सैलानियों का स्वागत किया। रविवार सुबह सभी सैलानी गाजीपुर के गोरा बाजार में बने लॉर्ड कॉर्नवालिस के मकबरे को देखने पहुंचे, जहां 13 जनवरी को पीएम मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद क्रूज गंगा के रास्ते पटना और कोलकाता होते हुए बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करेगा और इसके बाद डिब्रूगढ़ तक करीब 3200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा। धरती माता के संरक्षण संवर्धन के प्रति विमर्श करने हेतु वाराणसी स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कल सुफलाम पृथ्वी तत्व विषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल हुए। इस अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री ने अवलोकन भी किया। कृषि मंत्रालय द्वारा सुफलाम पृथ्वी तत्व संबंधित संगोष्ठी आयोजित की जा रही है, जहां मुख्यमंत्री ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना के आगे भारत ने हार नहीं मानी। भारत की वैक्सीन सबसे प्रभावी थी। जहां संकट के समय दुनिया की भारत ने मदद की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गो आधारित प्राकृतिक खेती के लिए सरकार इंसेंटिव दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगले 1 वर्ष तक भारत G20 देशों का नेतृत्व करके दुनिया को नया मार्गदर्शन देगा। ये भारत के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज कुंभ में 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे और दुनिया के सामने सुरक्षा, सुव्यवस्था व स्वच्छता का एक बेहतरीन मॉडल प्रस्तुत हुआ था। दुनिया के उन 20 बड़े देशों के लिए नीति बनाने का एक अवसर भी प्राप्त हुआ है। G20 का नेतृत्व भारत कर रहा है अगले 1 वर्ष तक। G20 दुनिया के वे 20 बड़े देश हैं जिनके अंदर दुनिया की 60% आबादी निवास करती है, जिनका दुनिया के 75% ट्रेड पर अधिकार है, जिनके पास दुनिया की 85% जीडीपी जिनके पास है, करेगा बल्कि दुनिया को एक नया मार्गदर्शन देगा। पंच महाभूतों को बचाने के लिए जिस प्रकार की एक पहल आज प्रारंभ हुई है, विचार परिवार से जुड़े हुए अलग अलग संगठनों ने मिलकर के जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, वह अभिनंदनीय है और सराहनीय है। क्योंकि 2019 के प्रयागराज कुंभ के पूर्व सर्वे भाई भैया जी ने ही हमें एक सुझाव दिया था कि कुंभ का प्रचार करना है तो विज्ञापन सरकार अपने तरीके से करेगी, लेकिन संघ क्या करेगा? और उन्होंने कहा था संघ इस अवसर पर वैचारिक कुंभ करेगा। और इतना बैठे बैठे उसका प्रचार हुआ था, इतना व्यापक उसकी वो कही थी कि प्रयागराज कुंभ में 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे और सुरक्षा, सुव्यवस्था और स्वच्छता का एक नया मॉडल दुनिया के अंदर बढ़ा है। विचारों की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है।
तो वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में सुफलाम अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे दिन उन्नत खेती और कृषि विकास पर केंद्रित इस 3 दिवसीय संगोष्ठी में जानी मानी हस्तियां शिरकत कर रही हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संगोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिन पंच महाभूत से मनुष्य और सृष्टि आधारित रहती है, इन सब पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भैयाजी जोशी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। जो वसुदेव कुटुंबकम की भावना पर आधारित है। वसुदेव कुटुंबकम जब हम कहते हैं तो ये नारा नहीं है, यह वास्तविकता है। हमारी संस्कृति ने, हमारे पूर्वजों ने इसकी सार्थकता को सिद्ध किया है। वर्तमान परिवेश में भी हम सब लोगों की जिम्मेवारी है कि जो सिद्ध हस्ता हमारे पूर्वजों ने स्थापित की थी, उस सिद्धता को हम और ताकत प्रदान करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भैयाजी जोशी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत ही पूरे विश्व को राह दिखाएगा। आया हुआ परिवर्तन आज हम सबके लिए एक बड़ा संकट है। पंचतत्व में निर्माण हुए असंतुलन के कारण कई प्रकार की विकृतियां निर्माण हुई। उन्हें हमें भी समझना है और विश्व को भी समझाना है। ये दायित्व है भारत। चलिए यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि परिसर में अगले वर्ष जब रामलला के दिव्य और भव्य मंदिर का शुभारंभ और दर्शन शुरू होगा, उस दिन संपूर्ण विश्व पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण होगा। इसकी जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने अयोध्या में दी। उन्होंने कहा कि अयोध्या को प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण सुसज्जित नगर के रूप में स्थापित किया जाएगा और साथ ही कहा कि संपूर्ण विश्व के लिए प्रदूषण एक विकराल समस्या है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 4500 करोड़ के राज्यों के सहयोग से जल और वायु सहित सभी प्रकार के प्रदूषण से मुक्ति की योजना चला रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने अयोध्या महोत्सव का समापन किया और साथ ही जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाले विभूतियों को सम्मानित भी किया। अयोध्या की नगरी जो आज पूरे विश्व के निगाह में है और यहाँ की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, भारत सरकार, हम सब मिलकर के प्रदूषण मुक्त ये शहर बने, पर्यावरण से सुसज्जित हो, इसका हर ख्याल यहाँ लोग रख रहे हैं। तो पर्यावरण संरक्षण का भी और प्रदूषण के से मुक्त होने का इस शहर को, इस अयोध्या क्षेत्र को हम प्रदूषण मुक्त कैसे बनाएं और पर्यावरण प्रेमी सब मिल करके यहाँ बहुत आपने देखा कि बस जब भगवान राम का ये मंदिर का 1 साल बाद जो राम मंदिर का शुभारंभ होगा, दर्शन होगा, तो उस दिन पूरे देश में, दुनिया भर में लोग पौधे लगाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे। ऐसा भी हमारे कुछ लोगों ने आह्वान। भाऊराव देवव्रत सेवा न्यास द्वारा लखनऊ में पंडित प्रताप नारायण मिश्र स्मृति युवा साहित्यकार सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस अखिल भारतीय साहित्य सम्मान समारोह में विभिन्न विधाओं में 6 रचनाकारों को सम्मानित किया गया। इनमें सीतापुर के रचनाकार देवेंद्र कश्यप को काव्य विधा, कानपुर के मृदुल कपिल को कथा साहित्य, शाहजहांपुर की सृष्टि पांडे को बाल साहित्य, पंजाब के डॉक्टर अमित कुमार सिंह कुशवाहा को पत्रकारिता, जहां बिहार के संजय कुमार चौबे को संस्कृत और कर्नाटक के डॉक्टर सुनील
KS को कन्नड़ साहित्य के लिए सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि पंडित प्रताप नारायण मिश्रा ने अपनी लेखनी से देशवासियों में भारत माता के प्रति मर मिटने की भावना जगाई। समारोह में बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति अम्बरीश विद्यार्थी ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर विजय कुमार कर्ण ने पंडित प्रताप नारायण मिश्र के वक्तव्य और कृतित्व को नमन करने के साथ ही न्यास के सामाजिक प्रकल्पों की जानकारी दी। मैं सभी साहित्यकारों को जो सम्मानित हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और न्यास का आभार प्रकट करता हूं। उदयमान साहित्यकारों को, जो लोग भारत माता के प्रति समर्पित भाव से आने वाली भविष्य की पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं, साहित्य के क्षेत्र में बहुत बहुत आभार। पंडित प्रताप नारायण मिश्र हमारे जीवनदानी कार्यकर्ता रहे। उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष न्यास यह कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें 6 युवा साहित्यकारों को उनकी श्रेष्ठ रचनाकारिता के लिए बाल साहित्य, कथा साहित्य, पत्रकारिता, काव्य, संस्कृत और एक हिंदीतर भारतीय भाषा में जो साहित्यकार हैं उनका चयन करके उन्हें पंडित प्रताप नारायण मिश्र युवा साहित्यकार सम्मान दिया जाता है। बढ़ती ठंड इस बार नए रिकॉर्ड बना रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने जहां मुश्किलें बढ़ा दी है, तो उत्तरी मैदानी इलाकों में कोहरे और शीतलहर से आम जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। राजधानी दिल्ली NCR में भी सर्दी का सितम जारी है, तो यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। दिल्ली NCR में रविवार को भी सर्दी का सिलसिला जारी रहा। सफदरजंग इलाके में रविवार को न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। मौसम के इस मिजाज से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। वहीं रविवार सुबह घने कोहरे की वजह से राजधानी की हवाई और रेल सेवाओं पर भी असर पड़ा। वहीं मौसम विभाग ने सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रहने का अनुमान जताया है। All these conditions, dense fog, cold wave, cold day, all these will abate from 10th night onward. So next 48 hours, particularly tonight, for the dense fog and also, as I told, cold wave and cold day. All these red color warning we have issued for Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi, Uttar Pradesh, and orange alert for Rajasthan and Bihar. कड़ाके की सर्दी में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित बिहार चपेट में है। इन राज्यों में कोहरे की वजह से आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। पंजाब, हरियाणा में घना कोहरा छाया रहा, तो वहीं राजस्थान, जम्मू कश्मीर और असम के कुछ भाग में भी कोहरा देखा गया। दिल्ली में दृश्यता कम होने की वजह से दिल्ली हवाई अड्डे पर सुबह के वक्त लगभग 20 उड़ानों में देरी हुई। वहीं रेल की रफ्तार भी कोहरे के सामने थम गई। रेलवे को 88 ट्रेन रद्द करनी पड़ी, तो 335 ट्रेनें देरी से चल रही है, जबकि 31 ट्रेनों के मार्ग में बदलाव करना पड़ा। हम अभी पटना बिहार से आ रहे थे, तो ट्रेन तो लगभग कुहा और ठंड के कारण 2 से 3 घंटे लेट है। उत्तर प्रदेश में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। राज्य के अधिकतर इलाकों में घने कोहरे और जबरदस्त सर्दी ने सामान्य जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बेघरों और गरीबों के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारी इन रैन बसेरों का नियमित रूप से निरीक्षण कर रहे हैं। पहले से व्यवस्थाएं जो थी कि अलाव मुख्य चौराहों पे या मुख्य जगह पे चले और शेल्टर होम सब जगह पे रहें, चाहे स्थायी हो अस्थायी हो, प्लस गौशालाओं के लिए भी, क्योंकि एक तरीके की कोल्ड वेव चल रही है, तो कोई किसी भी पशु या जनहानि इसमें ना हो। तो उसी के क्रम में लगातार इंस्पेक्शन होते रहते थे और आज भी सभी ऑफिसर्स को रात में इंस्पेक्शन के लिए भेजा गया था और मेरे द्वारा भी शेल्टर होम और गौशाला चेक की जा रही हैं। बिहार में भी सर्दी से लोग परेशान हैं। मौसम को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां भी बढ़ाई जा रही हैं। पटना में 10वीं तक के सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। कुल मिलाकर हालात ये है कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित कई राज्य मौसम के इम्तिहान से गुजर रहे हैं। लोग अलाव जलाकर खुद को सर्दी से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 11 जनवरी से सर्दी में कमी आएगी। तापमान में बढ़ोतरी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होने की उम्मीद जताई जा रही है। शीतलहर के साथ कोहरे ने बीते 24 घंटे में पूरे उत्तर प्रदेश को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई है। मौसम विभाग ने 10 जनवरी तक प्रदेश भर में शीतलहर की चेतावनी दी है। 28 जिलों में अत्यधिक घने कोहरे व शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और इसके अलावा 30 जिलों में घने कोहरे के साथ शीतलहर का येलो अलर्ट है। हालांकि 11 जनवरी से मौसम में कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार
नया पश्चिमी विक्षोभ 10 जनवरी की रात से आएगा, जिस कारण से मौसम में बदलाव होगा। 11 से 13 जनवरी के बीच हवा की दिशा बदलेगी तो ठिठुरन से भी थोड़ी राहत मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी सिर्फ परीक्षा देने के लिए स्कूल जाएंगे। घने कोहरे के कारण राजधानी लखनऊ में सभी बोर्ड के छात्र छात्राओं की 14 जनवरी तक छुट्टी रहेगी। 9वीं से 12वीं कक्षा के ऐसे विद्यार्थी जिनकी प्री बोर्ड या प्रयोगात्मक परीक्षा चल रही है, उनके लिए सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक स्कूल खुलेंगे। जिलाधिकारी लखनऊ सूर्यपाल गंगवार ने शीतलहर को देखते हुए ये निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा नहीं होने पर 9 से 12वीं तक के विद्यार्थी की 11 जनवरी तक छुट्टी रहेगी। तो वहीं जनपद बलरामपुर में पड़ रहे घने कोहरे और गलन भरी ठंड से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिला प्रशासन द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलवाया जा रहा है। जिले में ठंड से व्यापारी, मजदूर, किसान सभी पर असर पड़ रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अति आवश्यक कार्य हेतु ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अलाव के पास ही देखा जा रहा है। दुकानदारों ने बताया है कि गलन भरी ठंड से लोग बाहर कम निकल रहे हैं। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा जरूरतमंदों को कंबल का वितरण भी किया गया। एक हफ्ते से इतनी ठंडी ज्यादा पड़ रही है कि पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। काफी लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। ठंडक इस प्रकार हो रही है कि कोई भी मार्केट में आना पसंद नहीं करता है और घर में ही रहता है। इतनी ठंडक हो रही है कि हम लोग व्यापार वाले हैं, ऐसे सारे दिन व्यापार पे बैठे रहते हैं। 1 भी रुपए का हाली धंधा भी नहीं। गोंडा में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के जन्मदिवस के अवसर पर सांसद ने हेलीपैड का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में 8 जिलों के विद्यालयों से आए छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर अलग अलग स्थानों से आए विख्यात कलाकारों द्वारा शंखनाद, भोजपुरी नृत्य, गायन सुनाकर दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। वहीं देशभक्ति गीतों पर युवा बाल कलाकारों ने नृत्य के जरिए लोगों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर सबको देशभक्ति के रंग से जोड़ने का प्रयास किया। इसके बाद युवा ज्ञान शक्ति संगम समारोह साल 2023 के तहत मंडलीय प्रतिभा खोज परीक्षा में चयनित 24 मेधावियों को केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी और सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने पुरस्कृत किया। जहां केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने राहुल गांधी को जीडीपी, रोजगार और निर्यात पर बोलने से पहले अध्ययन करना चाहिए, ये कहा है। और अंत में एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जोशीमठ में जमीन धंसने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से फोन पर ली पुनर्वास और सुरक्षा कार्यों की जानकारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य आज करेंगे जोशीमठ का दौरा। इंदौर में आज प्रवासी भारतीय सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रवासी स्वतंत्रता सेनानियों की वीरगाथा पर पहली बार डिजिटल प्रवासी भारतीय दिवस प्रदर्शनी का भी शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। काशी से असम के डिब्रूगढ़ के लिए निकल रहे गंगा विलास जलयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को दिखाएंगे वर्चुअली हरी झंडी। जलयान के आज वाराणसी आने की है संभावना। और घने कोहरे की गिरफ्त में पूरा उत्तर भारत, मौसम विभाग ने 10 जनवरी तक फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।